खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, रिपोर्टर्स डायरी देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबरें दिखाएं जिसका सीधा सरोकार आपसे हो। वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर्स सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे। आपसे जुड़ी हर खबर का हर पहलू हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। तो रिपोर्टर्स डायरी में आज हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की। कोरोना संकट के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ कि कोविड में सहायता के लिए सितंबर से वेतन कटौती की जाएगी, लेकिन सरकार के इस फैसले का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट पहले। कोरोना के चलते हर राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर होती जा रही है, लेकिन राजस्थान में सरकार ने इस गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों का सहारा लिया है और मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती का फैसला किया है। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से वेतन कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जैसे हमारी जो मेन ज्वलंत मुद्दा है वो है वेतन कटौती का। जो कर्मचारी 4200 पे गया वो 3600 पे आ गया, 3600 वाला कर्मचारी 2800 पे आ गया। देने की बजाय राज्य सरकार कर्मचारियों के हर क्षेत्र में काटने की कोशिश करे, जिससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है और इसी को लेकर हम जल्दी मीटिंग, जो महासंघ की मीटिंग बुलाएंगे, सभी संगठनों को बुलाएंगे और आगे आने वाले समय में इसके जो संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों के वेतन से 7 दिन की कटौती होगी, जबकि सभी विधायकों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। यही नहीं, इसके साथ साथ अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारियों का 2 दिन का वेतन काटा जाएगा, जबकि अन्य राज्य कर्मचारियों की सैलरी से 1 दिन की कटौती होगी। सितंबर से ही इस कटौती को लागू कर दिया गया है। इस वेतन को मुख्यमंत्री कोविड सहायता कोष में जमा कराया जाएगा। कर्मचारी विरोधी सरकार की इस नीति से नाराज कर्मचारी संगठनों ने अब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और गहलोत सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे पहले ही अपनी स्वेच्छा से कोविड फंड में अपना वेतन जमा करा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार कर रही है। कि सरकार पूर्व में भी सभी कर्मचारियों का वेतन 5 दिन का और 3 दिन का काट चुकी है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जैसा डिसीजन किया था, डीए अभी तक बिल्कुल सीज किया हुआ है। ऐसे में और कुठाराघात करना कर्मचारियों की वेतन पर भी, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है और बहुत ज़्यादा वेदनाजनक भी है। बहरहाल सरकार के इस फैसले के विरोध में कई कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर सरकार कर्मचारी संगठनों की इस नाराजगी को कैसे खत्म कर पाएगी। कर्मचारी संगठनों का यह कहना है कि एक और कोरोना की महामारी और दूसरी ओर उनके परिजनों को जिस तरह से समस्याएं हो रही है, जो प्राइवेट जॉब में हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं। ऐसे स्थिति में इस समय सरकार को चाहिए कि वे कर्मचारियों की मदद करे, राज्य कर्मचारियों का साथ दे, लेकिन इस तरह से वेतन कटौती करना किसी भी तरह से उन्होंने जायज़ नहीं ठहराया है। आपको बता दें कि पिछली बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में थी तब भी कर्मचारी सरकार से नाखुश थे और उसी का एक नतीजा देखने को मिला उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से कर्मचारी यदि सरकार से नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर आगामी चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है।
अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। तो कोरोना महामारी ने पिछले 5 महीने में पूरे देश की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया है। आज हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर तबका गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बेबसी का शिकार है और उनके आमने सामने लगातार सरकार के सामने कई बार उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया। उनके सामने लगातार कई सारी चुनौतियां भी आई। दरअसल ऐसा ही दर्द है बाराबंकी के इन मूर्तिकारों का। आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के चलते पिछले लंबे समय से धार्मिक स्थल और मंदिर पूरी तरह से बंद हैं। यही नहीं, किसी भी धार्मिक आयोजनों की भी इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में अब आने वाले दुर्गा पूजा पर भी कोरोना की काली छाया गहराने लगी है और इनसे जुड़े मूर्तिकारों का बिजनेस ठप होने से भी अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल बाराबंकी के खैरातीपुर गांव में बसे करीब 120 मूर्तिकार परिवारों का है। इन मूर्तिकारों की रोजी रोटी का जरिया ये मूर्तियां ही होती हैं, जिन्हें बनाकर ये अपने और अपने परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन कोरोना काल में इनका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, जिससे इनकी रोजी रोटी भी अब बामुश्किल ही चल पा रही है। लॉकडाउन ने पूरे देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसके चलते तमाम लोग आज जो है परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम मूर्तिकारों की बात करें, क्योंकि आगामी जो त्यौहार आ रहा है वो दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा के लिए कई मूर्तिकार हैं जो अपनी मूर्तियां तैयार किए हैं और वो उनसे जो है वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। हमारे साथ में हम जहाँ पे इसमें मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, लगभग सैकड़ों मूर्तियाँ होंगी जो बनाई गई हैं। इनको जो है खरीदने के लिए आज ये स्थिति हो गई है कि कोई आ नहीं रहा, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। आगामी जो त्यौहार हैं, जो भी सामाजिक त्यौहार हैं या राजनीतिक त्यौहार हैं, उन पे पूरी तरह से रोक लगी हुई है। ऐसे में ये मूर्तिकार ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारी मूर्तियां बिक पाएंगी या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मूर्तिकार जो है बैंकों से लाखों रुपए का कर्जा ले रखा है। मार्च के बाद से इन मूर्तिकारों का बिजनेस शुरू हो जाता है। पहले गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और फिर दीपावली। इन पीक महीने के लिए ये मूर्तिकार पहले से ही मूर्तियां बनाने लगते हैं। इनके लिए लाखों रुपए का इन्हें बैंक से कर्ज भी लेना पड़ता है। लेकिन इस बार मार्च के बाद से लॉकडाउन हो गया और कोरोना के चलते अब तक धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत भी नहीं दी गई है। ऐसे में इन मूर्तियों की बुकिंग भी नहीं हो रही है। ऐसे में बैंक से लिया कर्ज ये मूर्तिकार कैसे चुकाएंगे, इसकी चिंता भी उन्हें दिन रात सता रही है। इन 120 मूर्तिकार परिवारों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। शासन प्रशासन भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में मूर्तिकारों का कहना है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो उनके आगे आत्महत्या करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से अगर कुछ मिलता है, शासन की तरफ से, तब इसमें जो है जो भी शासन करेगा उस हिसाब से मूर्तियाँ बिकेंगी, अन्यथा नहीं बिकेंगी। कितना आपने पैसा लगा रखा है? पैसा हम लोग सर लगभग 2.5-3 लाख रुपये लगा चुके हैं इधर उधर से कर्जा लेकर के, और अब देखो क्या होता है। स्थिति सर बहुत बेकार है, इतनी बेकार है। अगर ये मूर्तियाँ नहीं जाएंगी तो हम लोग तो बेकार ही हो जाएंगे और उसके बाद में जिससे लिए हैं वो हमारे घर आना शुरू हो जाएगा। और हमारा इसको छोड़ के और कोई काम नहीं है, ना खेती है और ना कोई अलग बिजनेस है। बस इसी से हम लोग साल भर का खर्चा करते हैं और बच्चों की पढ़ाई से लेके पूरा घर का जितना खर्चा है इसी से निकालते हैं। अगर ये नहीं जाएंगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और भूखों मरने की कगार पर समझ लीजिए पहुँच जाएंगे। इतनी हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। एक मूर्ति को बनाने में कम से कम 6,000 रुपये आता है। ये छोटी मूर्ति मतलब जो होगी 3-4 फुट में कम से कम 6-7 हज़ार आ जाता है। अगर बड़ी मूर्तियों को लेके अगर हम बनाते हैं कम से कम उसमें 10,000 का जरूर खर्चा आएगा। टोटल मिला के जितना लेबर काम करके सब होता है टोटल खर्चा इतना आ जाएगा। कोरोना महामारी के चलते देश भर में न जाने ऐसे कितने मूर्तिकार होंगे जिनकी रोजी रोटी अब पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ऐसे में अब उनकी उम्मीद का एकमात्र जरिया है सरकार।
अगर सरकार इन मूर्तिकारों के लिए कुछ राहत का ऐलान करे तो शायद इन परिवारों को भुखमरी से बचाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो मूर्तिकारों की सिर्फ चिंता यही है कि सरकार की तरफ से वो उम्मीदें इन्होंने लगा के रखी कि उनकी तरफ से कोई ऐसा फरमान जारी हो जाए कि हमारी मूर्तियां बिक्री हो जाए। अगर नहीं हो पा रही हैं तो उसके लिए जो है सरकार कोई ना कोई गाइडलाइंस जारी कर दे, ताकि क्योंकि जो मूर्तिकार हैं यहाँ पे वो लाखों रुपए का कर्ज ले रखे, बैंकों से उनके पास फोन आ रहे हैं, उनको कर्जा चुकाना है। ऐसी स्थिति में अब ये मूर्तिकार करें तो क्या करें। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी समस्याओं को लेकर कितना गंभीर होती है। बलराम सिंह, जनतंत्र टीवी, बाराबंकी। आपको सीधे लेकर चलते हैं बिहार। राजधानी पटना कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं, पक्की सड़कें, नाली, साफ सफाई के लिए जूझना पड़ता है। आपको दिखाते हैं इसी पर ही हमारी खास रिपोर्ट। कहने को तो राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी का तमगा मिल गया है, लेकिन जब पटना की जमीनी हकीकत से वास्ता होता है तो तस्वीर कुछ अलग होती है। पटना के कई इलाके ऐसे हैं जहां की हालत बद से बदतर है। इनमें से एक है वार्ड संख्या 11 स्थित बेऊर इलाका। इस मोहल्ले में ना तो नाली है और ना सड़कें। वहीं इस इलाके में साल भर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार सरकार बिहार में विकास के तमाम दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। इस वक्त हम हैं राजधानी पटना के बेऊर इलाके में। यहाँ की तस्वीर आप देखिए। इस मोहल्ले में ना तो नाली है ना ही सड़क। लोग इसी बेबसी में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। पटना के बेऊर इलाके को बने 3 दशक से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन बेऊर के अधिकतर इलाके सुविधाओं से वंचित ही नजर आते हैं। इस मोहल्ले का विकास न के बराबर है। मोहल्ले से होकर गुजरने वाली सड़क और नालों की हालत इस कदर खराब है कि इस राह से होकर गुजरने वाले लोग कभी कभार ये समझ नहीं पाते कि वे शहरी इलाके में हैं या फिर किसी ग्रामीण इलाके में। यही नहीं, कई दफा लोग दुर्घटना के भी शिकार हो जाते हैं। निर्माण कहीं नहीं हुआ है। इधर बीच में टेंडर हुआ था, उस टेंडर के अगेंस्ट में एग्रीमेंट हुआ तो जगह जगह थोड़ा सा बनाए हैं लोग। अब किस पर्पज से बनाए हैं वही जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग को तो लगता है निरर्थक बनाए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जीतने के बाद दोबारा कृष्ण विहार कॉलोनी में नहीं आता है, न ही किसी से हालचाल पूछने आता है कि विकास क्या हुआ। ये जो माने कॉलोनी इतनी बदतर स्थिति है, आपने स्वयं देखा होगा कि जब आप इंटर किए होंगे तो पानी में ही आपको जाना पड़ा होगा, और जहाँ तहाँ नाला बना करके उसका कहीं निकास नहीं किया गया है। और नतीजा है कि अगर हम और या कोई भी परिवार पूरे कॉलोनी का बीमार अगर पड़ गया तो उसको यहाँ से ले जाना मुश्किल है। 3 साल पहले इस इलाके में पक्का नाला और सड़क निर्माण को लेकर टेंडर भी हुआ था, लेकिन 3 साल बाद हालात जस के तस हैं। कहीं काम हुआ भी है तो वो भी नाम मात्र का। चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेता वादे तो 1000 कर जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन वादों को पूरा करने कोई नहीं आता। इसके लिए कई बार जनप्रतिनिधि को, जो विधायक हैं, उनको मिला गया, उनको शिकायत दर्ज कराया गया, लेकिन जो कार्रवाई है इस संबंध में समाधान का, उसका कुछ नहीं हो पाया है। मतलब कि 2 से 2.5 साल हो गया लगभग इसी तरह पानी जमा हुआ रहता है। बीच में गड्ढा है, बाइक से चलो या पैदल चलो, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कभी भी गिर पड़ते हैं लोग, हम भी कई बार गिर चुके हैं, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। पटना का नाम जब स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों में शामिल किया गया था, तब ये माना जा रहा था कि अब पटना के भी दिन बदलेंगे और शहर चकाचक बन जाएगा। इसे लेकर पटना नगर निगम ने पटना को खूबसूरत बनाने के लिए 9 बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की थी, लेकिन सालों बीतने के बाद भी नगर निगम की नवरत्न योजना आज भी अधर में लटकी हुई है, और ये कब तक पूरी होगी ये खुद नगर निगम को भी नहीं पता। बेऊर इलाके की समस्याओं को लेकर जनतंत्र टीवी की टीम स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास गई तो जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय से नदारद दिखे। किसी भी राज्य के विकास के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। पटना के विकास के लिए भी पटना को स्मार्ट सिटी के तौर पे चुना गया।
पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नियमित काम शुरू थे, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर हमारी नज़र पड़ी तो ये काम कहीं नहीं दिखे। पटना के अधिकांश मोहल्लों का यही हाल है, ना तो सड़कें हैं ना ही नाले। फिलहाल आने वाले चुनाव के बाद पटना की स्थिति कितनी सुधर पाती है यह तो वक्त बताएगा। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। तो ये पटना का हाल आपने देखा, अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां के लोग बरसात का नाम सुनकर दहशत में भर जाते हैं। डर के मारे उनका कलेजा कांपने लगता है। जी हां, सूबे का ये गांव धीरे धीरे जल समाधि ले रहा है। नदी के आगोश में समाते इस गांव का नाम है भतरा बहाली। इसकी बदहाली जरा देखिए आप भी, कितनी समस्याएं लोगों को हो रही हैं इस मुश्किल घड़ी में। रिपोर्ट देखिए हमारी। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां के लोग बरसात का नाम सुनकर दहशत में आ जाते हैं। डर के मारे उनका कलेजा कांपने लगता है। इस गांव का नाम है भतरा बहाली, जो कि धीरे धीरे नदी की आगोश में समाता जा रहा है। तेल नदी के किनारे बसे इस गांव के लोग बरसात के 4 महीने मुसीबत और दहशत के साए में जीते हैं, जिसका मुख्य कारण है तेल नदी से होने वाला कटाव। छत्तीसगढ़ के नक्शे से कहीं गायब न हो जाए भतरा बहाली गांव का नाम। जी हां, यही तेल नदी के कटाव के कारण पूरे ग्रामीण परेशान हैं और यहाँ के किसान त्रस्त हैं। आए दिन बारिश में जिस तरीके से यहाँ का जल भराव होती है नदी में, और जल भराव होने के कारण यहाँ पर जिस तरीके से तेल नदी पूरे ज़मीन को काट रही है, निगल रही है, जिसके कारण यहाँ के किसानों का हजारों एकड़ ज़मीन नदी में समा गई है। मिट्टी का कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि अब तो यहाँ पर रहने वालों के दिल में भी ये डर घर कर गया है कि ना जाने कब ये नदी उनके घर, खेत, खलिहान को निगल जाए, और ना जाने कब ये गांव छत्तीसगढ़ के नक्शे में इतिहास बनकर रह जाए। आलम यह है कि नदी के कटाव से गांव की दूरी कुछ 100 मीटर ही बची है। लगातार हो रहे कटाव से अब तक 100 एकड़ से ज्यादा जमीन तेल नदी निगल चुकी है, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। तेल नदी के परेशान तो बहुत है। आषाढ़ के महीना में हम सूते नहीं सकते, और 20 किसान तो अपना अपना जगह में खेती में भाग गए हैं। हमने इसको हजारों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत का कोई सुनाई नहीं हो रहा है। जैसे ही बारिश होता है तो बाढ़ आने से हम लोग गांव में निवास रहते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट खलिया भाटा और डोंगरी पारा चले जाते हैं जीवन बचाने के लिए। तेल नदी में जैसे बाढ़ आ जाती है तो पूरे गांव वाले रत जगह करना पड़ता है, रात्रि को सोते नहीं हैं, सब बेघर हो जाते हैं, घर छोड़ के पलायन करना मजबूर होना पड़ता है। हमने शासन प्रशासन से बहुत कुछ बात कहे, पत्र पत्रिका के माध्यम से, आपके दरखास्त के माध्यम से, फिर भी आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। गांव में हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ गांव वालों की उम्मीद बहाकर ले जाने के साथ साथ उनकी तकदीर में लाचारी और बदनसीबी लिख जाती है। साल 2006 में इतना भयानक जल प्रलय आया कि पूरा गांव खाली करना पड़ा था। 1400 आबादी वाले इस गांव के 40 किसानों की जमीन अब तक नदी में समा चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के ग्रामीणों ने प्रशासन या जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या न बताई हो। पिछले कई सालों से हो रही समस्या के बारे में हर बार चुनाव के समय चर्चा भी होती है और वादे भी, लेकिन चुनाव के बाद ग्रामीण खुद को ठगा ही महसूस करते हैं। शासन प्रशासन आते हैं, 2 दिन निमंत्रण देते थे, भाई आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम वहाँ पे वो बना देंगे बोलते हैं तटबंध, फिर कुछ होता नहीं है। 2 दिन देखते हैं जो अधिकारी आते हैं, फिर भी हमारा कोई सुनता नहीं है। पिछली बार भी हम लोग जो शिकायत किए थे वो भी गया, ऊपर तक गया नहीं, पता नहीं। लेकिन आप लोग जो आते हो हमारा समस्या के लेके जाते हो, फिर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, जो फसल क्षति होता है तो RBC 6.4 के तहत उसमें मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो पटवारी के द्वारा
जो भौतिक सत्यापन किया जाता है, उसके बाद प्रकरण बना करके उसे मुआवजा दिया जाता है। तो ठीक है, मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द हो। संबंधित विभाग से मैं चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो ग्रामवासी हैं उनके हित में कार्य हो। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बड़ी मेहनत से इस गांव को बसाया है, लेकिन शायद एक दिन ऐसा आएगा जब ये नदी इस गांव को लील चुकी होगी, क्योंकि गांव के एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ नाला। यही कारण है कि बरसात के समय ये गांव एक टापू में तब्दील हो जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार भतरा बहाली गांव की सुध लेती है या फिर सालों से समस्या को झेल रहे इन ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण अब त्रस्त हैं और जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी उनकी विश्वास खो चुके हैं। मनमोहन ताम, जनतंत्र टीवी, गरियाबंद। रिपोर्टर्स डायरी में आज के लिए इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।